फिर चौंक कर बोले, जैसे न जानते हों, जंजीर कहाँ थी? मैंने फिर बताया कि गले में थी। अचानक वे तेजी के साथ कमरे में चारों ओर घूमकर इधर उधर पड़ी चीज़ों को देखने लगे। मेज की दराज में देखा, एक कुर्सी पर चढ़कर एक ऊंची अलमारी का निरीक्षण किया और नीचे बैठकर एक चूहे की बिल में झांका। फिर धीरे से, बड़ा आश्चर्य है कहकर चारपाई पर बैठ गए। उनकी मुद्रा एवं चेष्टाओं से लगा कि उनको विश्वास हो चला था कि मैं जंजीर के साथ बाहर नहीं सोया था। उसे कमरे में भी तो छोड़ सकता हूँ। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात वे अचानक बोल पड़े, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप जैसा होशियार आदमी जंजीर को गले में पहनकर बाहर कैसे सोया। यह तो ऐसी बात है कि जिसे एक छोटा लड़का भी नहीं करता। मैं बिल्कुल डर गया और मैंने विश्वास कर लिया कि यही तो मेरी एक गलती है और इसे मैं जानता हूँ। उन्होंने उत्साह में आकर जोरदार शब्दों में समझाया, गलती ही नहीं, सख्त गलती है। जानते हैं साहब, 150-200 रुपए की चीज़ है। फिर पहले का ज़माना भी तो नहीं रहा कि आप कमरा खुला छोड़ जाइए और लौटने पर एक एक सामान अपनी जगह पर वैसे ही मिले। लोग बेईमान हो गए हैं, वे एक दूसरे की चीज़ों को हड़पने की फिराक में रहते हैं। यह सब आप जानते थे, फिर भी आपने यही गलती की। कहिए, मैं झूठ कहता हूँ? मैंने अत्यंत ही गदगद होकर उत्तर दिया, नहीं साहब नहीं। जैसे इस तरह बोलने से उनके हृदय में मेरे प्रति सहानुभूति जाग पड़ेगी। वे और जोश में आ गए। भाई, मैं खरा कहता हूँ, लाख बात की एक बात, मैं जानता हूँ कि अगर हम ठीक से रहें तो किसी की मजाल नहीं कि हमारा बाल बांका कर सके। हमारा ही देख लो, आज तक कभी मेरी एक चीज़ भी गायब नहीं हुई। मैं सभी चीज़ों को ढंग से रखता हूँ और सबकी हिफाजत की मुझे परवाह रहती है। अगर मैं ऐसा न करूँ तो पढ़ने लिखने से लाभ। शाम होते ही सभी कीमती सामान ट्रंक में मजबूत ताला लगाकर बंद कर देता हूँ। मजाल कि कोई चोर साला ले जाए। तुमने भी अगर उस जंजीर को ताले में बंद कर दिया होता तो आज वह तुम्हारे पास होती। एक सोने की कीमती जंजीर को गले में पहनकर खुले में सोना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। यह उपदेश देने के पश्चात वे चले गए। सचमुच मेरा मन मुझे धिक्कारने लगा। मैं कितना बेवकूफ़ और गंवार हूँ, इस छोटी सी चीज़ को भी नहीं समझ सका। उफ़, यदि जंजीर को ट्रंक में बंद कर दिया होता तो आज ऐसी हैरानी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मेरी तबीयत रोने रोने जैसी होने लगी और मैं चादर ओढ़कर चारपाई पर लंबा तन गया। मैं सोने की चेष्टा करने लगा, लेकिन नींद आती ही न थी। छाती पर जैसे किसी ने भारी बोझ रख दिया था। मैं अत्यंत कठिनाई से सांस ले रहा था। चाह रहा था कि कोई कमरे में आकर मुझसे बातचीत न करे, लेकिन साथ ही साथ मेरे हृदय के अंतरतम गह्वर में यह भी उम्मीद थी कि शायद अभी कोई आकर जंजीर का पता बता दे, और इसीलिए बाहर की तरफ कोई खटका होने पर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता। मैं सांस रोककर सुनने लगता, लेकिन जब कोई नहीं आता तो मुंह पर से चादर हटाकर दरवाज़ों की ओर देखता, किंतु निराश होने पर फिर उसी तरह लेट जाता। वैसे हृदय में एक विचित्र प्रकार का संतोष भी होता कि चलो कोई नहीं आया, अच्छा ही हुआ। और फिर तबीयत करने लगी कि मैं अनिश्चितकालीन तक उसी तरह पड़ा रहूं और किसी से भेंट न हो। मुश्किल से 20-25 मिनट बीते होंगे कि मेरा टेलीग्राफिक्स दोस्त जोसेफ धमक पड़ा। मैंने सिर उठाकर देखा तो वह अत्यंत चिंतित और गंभीर नजर आया। आते ही आते उसने सहानुभूति प्रकट की। दोस्त, मुझे बड़ा अफसोस है, 200 की चपत पड़ गई। मैं उठकर बैठ गया और प्रश्न को टालने की गरज से मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर पूछा, अरे छोड़ो भी, पहले यह बताओ कि कहाँ से आ रहे हो? घर से चला आ रहा हूँ। मैं क्या जानता था कि यहाँ आकर यह खबर सुननी पड़ेगी। वैसे जंजीर कितने की थी? वह उतना ही गंभीर एवं चिंतित था। मैंने बात उड़ाने की कोशिश की, हटाओ भी यार, गई गई, बहुत कीमत होगी तो 100 रुपये, ऐसे रुपए तो आते जाते रहते हैं। पर वह नहीं माना। क्यों झूठ बोलते हो दोस्त, मैंने भी वह जंजीर देखी थी, 200 से कम थोड़े बैठेगा। मैं चुप रहा और दरवाज़ों के बाहर देखने लगा। कुछ देर चुप रहने के पश्चात उसने प्रश्न किया, जंजीर कहाँ रखी थी तुमने? इस सवाल से मैं डर गया और मशीन की तरह उत्तर दिया, बाहर सोया था और जंजीर कमरे में ट्रंक में बंद थी और उसमें मजबूत ताला लगा हुआ था। वह किसी रिश्तेदार की भांति साधिकार बिगड़ उठा। यही तो काल हो गया। जंजीर क्या ताले में रखने की चीज़ है जिस पर सबकी नज़र लगी रहती है? यार तुम अजीब बुद्धू हो। वे उसे वनमानुष की तरह देखने लगा। उसने समझाया, भले आदमी, तुम्हें तो मालूम ही है कि कीमती चीज़ों को ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति की नज़र ही न पड़ सके। जंजीर ही का मामला ले लो, तुम मेज़ की दराज में किताब के अंदर रख सकते थे,
किस साले का दिमाग वहाँ पहुँचता। भाई मैं तो आज एक ट्रंक को सुरक्षित नहीं समझता। सचमुच वह ठीक कहता था। बात मनोवैज्ञानिक थी और यदि इस तरह से सोच समझकर काम किया जाए तो चोरी मुश्किल से हो। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बार बार अफसोस और पश्चाताप होने लगा। जोशप के जाने के पश्चात मैं फिर उसी तरह लेटा रहा, पर इत्मीनान नहीं हुआ तो उठकर दरवाज़ों को भीतर से बंद कर लिया। 5-1 मिनट के बाद ही यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया का संवाददाता परेश बनर्जी पहुंच गया। पहले तो मैं कुछ न बोला, लेकिन उसने बाहर से जब ज़ोर ज़ोर से किवाड़ थपथपाना शुरू कर दिया तो बाध्य होकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। उसने भी आवश्यक प्रारंभिक जांच पड़ताल करने के पश्चात पूछा, जंजीर रखा कहाँ था। मैंने जल्दी से थूक घोंट कर बताया, इस मेज की दराज में एक किताब के अंदर थी। मुझे विश्वास था कि कम से कम कोई जंजीर को दराज में रखने का विरोध नहीं कर सकेगा, लेकिन परेश का दूसरा ही मत था। उसने अपने सिद्धांत पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। दराज में रखा, जैसे किसी सेफ में रख दिया हो। तुम तो यार लड़कों से भी गया बीता आदमी है। तुम यहाँ एडिटरी खाक करता है, जंजीर दराज में रखने का चीज़ है। तुमने बहुत सा नोवेल पढ़ा होगा कि चोर डाकू लोग दराज का अच्छी तरह तलाशी कर लेता है। इस पर भी तुमने दराज में रख दिया। जंजीर को रखने का सबसे अच्छा तरीका तो यह होता कि उसे मनी बैग में रखकर तकिया के नीचे दबा देते और ऊपर से सो जाते। बस किसी के बाप को पता नहीं लगता कि जंजीर कहाँ रखा है। परेश बनर्जी की बात भी बड़ी युक्त थी। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर तक गाल पर हाथ रखकर चुपचाप सुन्न बैठा रहा और फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। जल्दी से कमीज बदली, जूते पहने और दरवाज़ों को बंद करके बाहर निकल पड़ा। कमरे में या प्रेस में रहना असंभव सा हो गया था, परंतु अभी खुली छत पर आया ही था कि प्रधान संपादक के कमरे से ठाकुर कुलदीप सिंह निकलते नजर आए। वे हमारे गांव के ही रहने वाले थे और हमारा उनका हमेशा मिलना जुलना होता रहता था। वह मेवाड़ के राजपूतों के समान लंबे और तगड़े तो थे ही, साथ ही गप्पे लड़ाने में उस्ताद भी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि पत्रकार भगवान से भी टक्कर ले सकते हैं। मैंने उनको नमस्कार किया। उनसे मिलकर मुझे अत्यंत ही संतोष हुआ। वह मेरे गांव के थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस संकट में शहर के लोग मुंह छिपा लेंगे, लेकिन अपने गांव के लोग, फिर ठाकुर साहब तो बिल्कुल नज़दीकी आदमी हैं। मेरी तबीयत करने लगी कि रो पड़ूं। मैं दरवाज़ा खोलकर उनको कमरे के अंदर ले आया। कुछ देर तक हम दोनों ही चुप रहे। मैं इसी उधेड़-बुन में था कि कैसे बात शुरू करूं, लेकिन उनको सब पता था। उन्होंने बात स्वयं शुरू की और बड़ा अफसोस प्रकट किया तथा अंत में मुंह बाकर जमीन की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने भी वही परिचित प्रश्न किया, लल्लू जंजीर रखी कहाँ थी तुमने। मेरा कलेजा धक से कर गया, लेकिन मुझे बंगाली की बुद्धि पर गहरा विश्वास हो गया था। तब कुछ निर्भयता से उत्तर दिया, मनी बैग में रखकर तकिए के नीचे दबा दिया था और ऊपर से सो गया था। ठाकुर साहब धीरे धीरे ठनक ठनक कर हंसे, फिर बुजुर्गी प्रदर्शित करते हुए बोले, लल्लू थोड़ा गलती कर गए। मैंने रुआई सी आवाज़ में पूछा, क्या ठाकुर साहब। ठाकुर साहब पास खिसक कर आया और चारों ओर सशंकित दृष्टि से देखने के बाद बोले, देखो लल्लू, मुझे चोर उचक्कों से पाला पड़ा है, इसलिए मैं उनकी बात जितना जानता हूँ उतना कोई नहीं। मैं उनको मूर्ख की भांति निहारने लगा। उन्होंने उत्साह के साथ मंत्र बताया। उपाय साफ और सीधा है, पर उसे कम लोग जानते हैं। भाई देखो, चोर का दिल आधा होता है और वह वहीं पर चीज़ें चुराने की कोशिश करता है जहां से लोग दूर रहते हैं। तुमने जंजीर तकिए के नीचे रख दी थी। वह थोड़ी होशियारी तो थी, लेकिन पूरी नहीं। अरे कहा भी गया है, सोना मरना एक समान। मान लो सिर तकिए से खिसक कर नीचे चला गया या तकिया इस तरह खिसक गया कि जंजीर दिखाई देने लगी तो क्या होगा। उन्होंने यहाँ रुककर मेरी ओर प्रश्नपूर्ण दृष्टि से देखा। उनकी आंखें किसी विश्वविद्यालय के उस शिक्षक की भांति चमक रही थीं जो विद्यार्थियों को कोई कठिन विषय सफलतापूर्वक समझा रहा हो। फिर उन्होंने होठों को चाटते हुए रहस्योद्घाटन किया। अरे होगा क्या, चोर देखेगा तो जंजीर या मनी बैग जो चीज़ हो अवश्य उठा लेगा, छोड़ेगा थोड़े। इसलिए तुम्हें जंजीर को गले में पहन कर सोना चाहिए था। एक तो किसी की कल्पना ही वहाँ तक नहीं जाती, और यदि किसी भी हालत में जाती भी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि हाथ लगा दे। लल्लू मेरा तो सब जाना सुना है।